नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 23 दिसंबर 23 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेक्शन से जुड़ जाइए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करें। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहते आई हूँ, जब भी आप क्लास को अटेंड कर रहे हो, चाहे अभी चाहे बाद में, तो अपने साथ एक प्रॉपर नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठा करिए और क्लास के दौरान जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स फैक्ट्स बताती हूँ उनको भी नोट डाउन करते हुए चला करिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जो आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है उसमें नहीं होते हैं, उनको मैं क्लास के दौरान बता देती हूँ। तो कोई भी चीज आपकी छूटनी नहीं चाहिए, जैसा कि मेरी पूरी कोशिश रहती है हर डायमेंशन, किसी भी चीज कोई चर्चा में है कोई भी चीज, तो उसका हर डायमेंशन हर एंगल को आप टच करिए। इसलिए मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताती हुई चलती हूँ, तो उनको नोट डाउन करते हुए चला करिए। बहुत इंपॉर्टेंट वो चीजें रहती हैं, क्वेश्चंस वहां से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, और कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम से मिलता रहेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है, कि काफी बड़ा प्रश्न है आज की क्लास में हमारा सबसे पहला वाला। तो जब भी मैं क्वेश्चंस रीड करती हूँ तो कोशिश क्या करिए, वीडियो को पॉज कर दिया करिए। जो भी आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं उन ऑप्शन के अगर आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते हुए चला करिए, और जिन्हें नहीं आ रहा वो ध्यान से सुने। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा को अपनाया गया है। देखिए, हम लोगों ने कुछ दिन पहले इस बारे में चर्चा किया था कि जैव विविधता पर जो संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हो रहा है COP15, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15, ध्यान रखिएगा। अभी हुआ था जलवायु परिवर्तन पे भी हुआ था, जलवायु परिवर्तन पे जो हुआ था वो नहीं है, ये जैव विविधता पर COP15 है, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी चर्चा किया था कि ये कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है, किस देश में, और इसी सम्मेलन के दौरान एक फ्रेमवर्क अपनाया गया है जिसका नाम है कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा, ठीक है। अगर आपको पता होगा मॉन्ट्रियल किस कंट्री में है तो आप फटाक से आंसर कर लेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर इज बी, कनाडा में हुआ है, ठीक है। COP15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 7 दिसंबर को इस सम्मेलन की शुरुआत हुई थी और 19 दिसंबर को इसका समापन हुआ, और समापन सत्र, ठीक है, के दौरान ही इस फ्रेमवर्क को अपनाया गया। ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा की सिटी है, वहां पे ही जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP15 का आयोजन किया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये कनाडा में तो आयोजन किया गया है, लेकिन जो है किसकी अध्यक्षता में, तो चीन की अध्यक्षता में। देखिए, चीन में इसका आयोजन नहीं किया गया, कुनमिंग जो शहर है वो चीन में ही है, लेकिन कहा जाता है कि कोविड की वजह से किन्हीं कारणों से जो है चीन में इसका आयोजन नहीं किया गया। तो इसके जो आयोजन किया गया है कनाडा में किया गया है, चीन की अध्यक्षता में किया गया है। और इसी सम्मेलन के दौरान, हर सम्मेलन के समापन के दौरान कोई ना कोई फ्रेमवर्क अपनाया जाता है, कोई ना कोई डिक्लेरेशन जो है वो डिक्लेयर की जाती है। इस जैव विविधता सम्मेलन के अंतर्गत जो एक ढांचा अपनाया गया जिसका नाम है कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया गया है, ध्यान रखिएगा। और इसमें बहुत सारी बातें की गई। सबसे इंपॉर्टेंट 23 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिनको जो है विश्व के द्वारा 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 23 लक्ष्य हैं जिनको 2030 तक, ध्यान रखिएगा, टाइम लाइन भी याद रखिएगा, 23 लक्ष्य 2030 तक हासिल करने हैं। आइए कुछ लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं जो इस फ्रेमवर्क में दिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो इस सम्मेलन में जिन प्रतिनिधियों ने भाग लिया उन्होंने एक चीज पर प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि 2030 तक जितने भी 30% भूमि है और जो तटीय जो क्षेत्र है, जो 30% तटीय और समुद्री क्षेत्र है, उनकी रक्षा करने के प्रति जो है करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है इन जो प्रतिनिधियों ने, इन देशों ने जो इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, जितने भी डिग्रेड भूमि हो रही है, यानी कि जिन भूमियों का एक तरीके से अब वो कृषि योग्य नहीं हो रही है या फिर एक तरीके से मरुस्थल की तरफ तब्दील हो रही, डिग्रेड, ठीक है, जितनी भी भूमियां जो डिग्रेड हो रही है उनका 30% डिग्रेड भूमि और जल
बहाल करने के भी प्रति इन्होंने प्रतिबद्धता व्यक्त की 2030 तक। तो जो भी 30% जल और डिग्रेड भूमि उनको भी क्या करना, एक तरीके से बहाल करना, इसके प्रति इन्होंने प्रतिबद्धता दर्ज की है सदस्य देशों ने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी देश, ठीक है, इसके लिए कार्य करेंगे, खासकर जो डेवलपिंग नेशन होंगे, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री होंगे, जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, उनके लिए क्या किया जाएगा, आर्थिक सहायता भी दी जाएगी एक तरीके से। तो यहाँ पे एक लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक प्रति वर्ष, ध्यान रखिएगा, हर साल कम से कम $200 बिलियन जैव विविधता से संबंधित अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषण के सभी स्रोत से जुटाना है। तो एक तरीके से जो जैव विविधता है, धरती की जैव विविधता, उनको संरक्षित करने के लिए हर साल जितने भी ये वित्तीय स्रोत हैं, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर, उन सभी वित्तीय स्रोत से क्या करना, एक जो है जुटाना है, फंड जुटाएंगे कितना, लगभग $200 बिलियन प्रति वर्ष, ठीक है, किस लिए, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके से ओवरऑल अगर हम देखें इस पूरे फ्रेमवर्क का, जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो फ्रेमवर्क अपनाया गया है इस दौरान COP15 में, ओवरऑल लक्ष्य देखा जाए तो इनका पूरा प्रयास है, पूरा वैश्विक मार्गदर्शन करेगा कि अंतिम जो लक्ष्य 2030 तक कि जैव विविधता का संरक्षण किया जाए, और ना सिर्फ संरक्षण बल्कि जो धरती पे जिन क्षेत्रों पे जो जैव विविधता को हानि हुई है, जो नुकसान हुआ, उनकी भी बहाली की जाए, उनका जो है एक तरीके से पुनरुद्धार किया जाए, यही अंतिम लक्ष्य इसमें रखा गया है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें जो दुनिया भर के जो स्थलीय और समुद्री जैव विविधता है, उनको क्षरण को रोकने के लिए जो ये फ्रेमवर्क लाया गया, उसमें लगभग 190 से अधिक देशों ने क्या किया, अपना समर्थन दिया है। 188 सरकारों के द्वारा इन लक्ष्य को अपनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा क्या है, कहां पे किस वर्ष इसको अपनाया गया, किस सम्मेलन के दौरान अपनाया गया, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, 2 क्वेश्चन मैं यहीं से आपसे पूछूंगी। सबसे पहले कि जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था इस साल, वो किस कंट्री में हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपसे पूछूंगी कि आप मुझे बताइए अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है, यहाँ पे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। आप मुझे यहां से 2 आंसर बताएंगे, बाकी आज मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करूंगी, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 जीता है, ठीक है। देखिए ये सीजन 9 है प्रो कबड्डी लीग का, और किस टीम ने जीता है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर इज ए, जयपुर पिंक पैंथर्स ने जो है जीता है। किसको, पुनेरी पल्टन को पराजित करके, तो उपविजेता पल्टन जी हैं ये, पुनेरी पल्टन। और यहाँ पे हम बात करें, ये अभी जयपुर पिंक पैंथर ने जो फाइनल हुआ था प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 का, उसमें पुनेरी पल्टन को हराया है 33-29 से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हरा दिया है। और ये जो है इसी के साथ साथ ये जो जयपुर पिंक पैंथर है, ये इसका दूसरा खिताब है, ठीक है। इसके पहले भी इसने जीता था, इस बार भी इसने जीता है। यहाँ पे जो प्लेयर्स थे, जो खिलाड़ी थे, उनको भी पुरस्कृत किया गया है अलग अलग श्रेणी में। तो यहाँ पे जो जयपुर पिंक पैंथर के खिलाड़ी हैं अर्जुन देशपाल, उन्होंने जिस तरीके का इनकी परफॉर्मेंस थी, उस परफॉर्मेंस के आधार पे इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। किससे, अर्जुन देशपाल, जो कि जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाड़ी हैं। वही बात किया जाए जो बेंगलुरु बुल्स के जो खिलाड़ी थे, जिनका नाम है भरत, उनको दिया गया है रेडर ऑफ द सीजन का अवार्ड। और इसके पहले अगर हम बात करें इस पुरस्कार की, यानी कि इस प्रो कबड्डी लीग सीजन की, तो इसकी जो ये एक तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, पुरुषों के लिए कबड्डी लीग है, और इसकी शुरुआत 2014 से की गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस साल सीजन 9 हुआ था प्रो कबड्डी लीग का, और कौन जीता है दोस्तों, जयपुर पिंक पैंथर्स, और किसको हरा करके, पेनेरी पल्टन को, ये उप विजेता रहे हैं, ठीक है। चलिए आंसर की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य सरकार ने स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी दोस्तों यूएसए की यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी के साथ एक राज्य ने समझौता किया है, किसके लिए, स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज, ठीक है, उसके निर्माण के लिए समझौता किया है। और ये देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए स्टार क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये ना सिर्फ करंट है बल्कि यूपी स्पेशल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है ये समझौता किया है ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज
का निर्माण करने के लिए आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार का ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है राज्य में शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देना, ठीक है। और यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए सैन फ्रांसिस्को की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी है और इसी के साथ इससे समझौता किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को यूएसए। यहाँ पे बात किया जाए तो ये जो नॉलेज सिटी होगी, नॉलेज स्मार्ट सिटी समझ लीजिए, एक तरीके से ऐसी सिटी होगी जहां पर बैठ करके आप ऑनलाइन माध्यम से विश्व के बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, एजुकेशन ले सकेंगे, ठीक है। और ये नॉलेज जो है, इसमें जो है दुनिया के सबसे बेहतरीन जो शिक्षण, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जो यूनिवर्सिटी है, वहां पे एक ही जगह पर हो करके जो है हम एक नॉलेज ले पाएंगे, एक ही जगह ये आ जाएगी एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी बात करें, ये 42 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से ये सिटीज को बनाया जा रहा है, 5000 एकड़ की जमीन पे बनाया जा रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने और भी सारे कार्य किए और भी कुछ समझौते किए, जिसमें से अमेरिका की एक फाउंडेशन है जिसका नाम है सलोनी हार्ट फाउंडेशन। सलोनी हार्ट फाउंडेशन के साथ भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया, एक समझौता ज्ञापन किया है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा समय निकाल करके कोशिश करिएगा, गूगल से और भी सारी चीजें इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। बाकी मैंने आज कोई उत्तर प्रदेश का और भी न्यूज नहीं लेके आई, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को कई बार पढ़ा है। तो वीडियो को देखिए, जब रेगुलर देखेंगे तो आपको वैसे भी बहुत सारी चीजें मिलती जाएंगी। आज मैंने यूपी स्पेशल में देखा जाए तो कुछ नहीं ऐड किया है एक्स्ट्रा, कारण ये था कि थोड़ा समय भी बचे और आप लोग थोड़ा सा पीछे की वीडियो भी देखते हुए चला करिए, ठीक है। चलिए आते हैं हम अगले प्रश्न पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। देखिए हाल फिलहाल में डिक्लेयर है कि 36वां जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है उसकी जो 2023 की जो मेजबानी देश करेगा वो करेगा देश भारत, ठीक है, भारत करेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है, स्टार क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। भारत ने नई दिल्ली कर रहा है। तो ये जो रेसलिंग है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जो कि एक तरीके से कुश्ती का आयोजन करवाती है, रेसलिंग करवाती है, उसी ने ये डिक्लेयर किया है कि जो 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप होने वाली है 2023 में, उसकी मेजबानी भारत जो कि नई दिल्ली करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका जो आयोजन किया जाएगा मार्च के मंथ में किया जाएगा, 28 मार्च से शुरू होगा, 3 अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का 36वां संस्करण है, ध्यान रखिएगा। भारत ऐसा नहीं कि पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है, भारत की अगर बात करें वो भी नई दिल्ली इसके पहले भी है जो है मेजबानी कर चुका है, तो 7वीं बार, इसके पहले 6 बार वो मेजबानी ऑलरेडी कर चुका है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का, ये 7वीं बार जो है नई दिल्ली इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। इसके पहले जो 35वीं जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी इसी साल 2022 में, वो मंगोलिया में आयोजित की गई थी, ठीक है, और 2023 की भारत में होने जा रही नई दिल्ली में। अगर हम पहले एशियाई कुश्ती खेल की बात करें, चैंपियनशिप की बात करें, तो इसका जो पहला संस्करण आयोजित किया गया था 1979 में किया गया था। कहां पे दोस्तों, भारत में ही किया गया था, भारत के जालंधर में किया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम एक ग्रुप पढ़ रहे हैं, एक संस्था पढ़ रहे हैं जो इस सारी चीजों का जो है क्या करती है, आयोजन करती है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, इसके बारे में भी जान लीजिएगा। तो ये एक तरीके से जो शौकिया कुश्ती होता है उसका ये एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता था दोस्तों, जिसका नाम है फिला, ठीक है, फिला, ध्यान रखिएगा, फिला। इसको पहले हम यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को फिला के नाम से जानते थे, फिला यानी कि इसका इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ, ध्यान रखिएगा, एमेच्योर रेसलिंग, ये चीज ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एमेच्योर रेसलिंग, ठीक है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की दोस्तों बात करें तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में भी कहां पे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कोर्सियर, ठीक है, कोर्शियर, ये नाम ध्यान रखिएगा, कोर्शियर सूर वेवे, ठीक है, कोर्शियर सूर वेवे जो है, जो कि स्विट्जरलैंड में एक जगह है, वहीं पे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का हेडक्वार्टर है। और अगर हम बात करें इसके वर्तमान अध्यक्ष तो वो है नेनाट, ठीक है, नेनाट लालोविक, ठीक है, नेनाट लालोविक जो कि इसके अध्यक्ष हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस फाउंडेशन के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, कोई भी चीजें चर्चा में होती है, ठीक है।
चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश के, माफ करिएगा, किस राज्य की उनाकोटी रॉक कट, ठीक है, यानी कि रॉक कट यानी कि रॉक होता है बड़े बड़े पत्थर पहाड़, उनको काट करके जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो उनाकोटी रॉक कट मूर्तियां यूनेस्को की धरोहर स्थलों की टेंटिव सूची में शामिल की गई है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर करे ना करे, कुछ लोग को पता नहीं मतलब क्या ही है, मैं ऐसे क्या कहूँ, बहुत अफसोस होता है जब ऐसे प्रिपरेशन वाले बच्चे रहते हैं, उनको बच्चा बोल देने में बड़ा तकलीफ हो जाती है। उनको बच्चा नहीं, स्टूडेंट बोलिए उनको। अरे भाई इतना क्यों अपनी एनर्जी लगाते हो, कोई क्या बोल रहा है आपको कोई यहाँ पे कहे, ऐसा तो नहीं ना कि अभद्र भाषा आपके लिए प्रयोग कर रहा है। तो अगर कोई स्टूडेंट बोल दिया, किसी ने आपको फ्रेंड बोलिए, मैंने बच्चा ही बोल दिया, तो इतना क्या, अपना जितने देर आपने ये कमेंट किया है ना, उतने देर में जो मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ उसका आंसर करते, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता, ना कि मैंने आपको क्या बोला भाई इस पे एनर्जी कम लगाया करो। तो अपनी देखिए एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपकी ये जो इधर उधर एनर्जी जाती है ना, वही आपको कंपटीशन तो आप बाहर भी कर देती है, क्योंकि जो कंपटीशन वाले बच्चे होते हैं और जो एक्चुअली सिलेक्शन लेते हैं उनको यही फर्क होता है। ठीक है, और विशेष फर्क कुछ नहीं, रिसोर्सेज आप भी वही पढ़ रहे हैं, जो सिलेक्शन ले रहा है वो भी वही पढ़ रहा है, बस आपकी एनर्जी किस डायरेक्शन में जा रही है ये मैटर कर जाता है। तो क्या बोल रही हूँ मैं, बच्चा बोल रही हूँ, स्टूडेंट, इस पे ना ध्यान दिया करो। जो मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ उसके जो कमेंट बॉक्स में आंसर के लिए बोलती हूँ उसको आंसर किया करो, ठीक है आप लोग, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे चलिए आंसर आते हैं उनाकोटी रॉक कट मूर्तियां। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा, वो है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा में है ये रॉक कट मूर्तियां। आइए बात करते हैं, और भी जो है स्थलों को चुना गया है। तो अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, भारत के 3 जो है नए सांस्कृतिक स्थल, उनको क्या किया गया है दोस्तों, यूनेस्को की जो धरोहर स्थल की सूची है उसके टेंटिव सूची में, ध्यान रखिएगा टेंटिव सूची में इनको शामिल किया गया है। ठीक है, और ये कौन कौन से, ये 3 स्थल है सांस्कृतिक स्थल, जिसमें से देखा जाए एक तो आपका मोढेरा का प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर, ठीक है, गुजरात में। दूसरा देखा जाए गुजरात में एक ऐतिहासिक वडनगर शहर है। वडनगर दोस्तों प्रधानमंत्री की जन्मभूमि जी भी है। ठीक है, वडनगर शहर जो गुजरात का है। यहाँ पे त्रिपुरा का उनाकोटी रॉक कट मूर्तियां भी हैं, जिनको भी हाल फिलहाल में यूनेस्को की धरोहर स्थलों की टेंटेटिव सूची में जोड़ा गया है। ठीक है, अब भारत के पास कितनी हो गए, यहाँ पे टेंटिव सूची में कितने स्थल हो गए, 52 स्थल हो गए। ठीक है, 52 स्थल हो गए। और इसकी बात करें, अगर हम टेंटिव सूची में किन किन स्थलों को शामिल किया जाता है, किन धरोहरों को सूची में शामिल किया जाता है, तो ये उन धरोहरों को सूची में शामिल किया जाता है जो प्रत्यक्ष कार देश द्वारा यूनेस्को धरोहर दर्जा दिलाने के लिए नामांकित की जाती है। ठीक है, तो एक तरीके से उन जैसे राज्य की तरफ से, देश की तरफ से कुछ क्षेत्रों को नामांकित किया जाता है यूनेस्को के पास में कि भाई इन क्षेत्रों को आप विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में जो है यहाँ पे पक्षकार जो देश है यानी कि भारत, उसने जो है 3 सूचियों को, 3 सांस्कृतिक स्थलों को शामिल किया है, जिसको आगे चल करके उनको यूनेस्को की धरोहर जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जा सके। ठीक है, अभी देखिए हम लोग के पास जो है 40 जो है धरोहर, विश्व धरोहर सूची। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, 40 है। गुजरात का धौलावीरा है ना, रुद्राश्वर टेम्पल, जो अभी पिछले साल इनको शामिल किया गया था, अभी 40 है और अभी इन टेंटिव लिस्ट में इनको सूची में डाला गया है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों इनके बारे में थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है इसके बारे में देख लीजिए, जो कि सूर्य भगवान को समर्पित है। ये सोलंकी शासक थे, उनके द्वारा ये बनाया गया था। तो ये देखिए, अगर हम यहाँ मोढेरा के बारे में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये देखिए कहाँ पे, महसाड़ा। ठीक है, महसाड़ा में स्थित है। कहाँ पे है ये महसाड़ा दोस्तों, गुजरात में है। ठीक है, और इसका जो निर्माण करवाया गया था वो ध्यान रखिएगा 11वीं शताब्दी में कराया गया था। 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। जो वहां के चालुक्य वंश के शासक थे, ध्यान रखिएगा, राजा थे, जिनका नाम है भीम प्रथम। भीम प्रथम के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। पुष्पावती नदी जो है, ठीक है, पुष्पावती नदी के किनारे इस सूर्य देवता के सम्मान में इस मोढेरा मंदिर का निर्माण करवाया गया था, सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ये ध्यान रखिएगा सोलंकी शासक थे। ठीक है, और ये सोलंकी चालुक्य वंश थे, और ये सोलंकी एक शैली है स्थापत्य की, सोलंकी शैली का ये सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व ये मंदिर करता है मोढेरा। मोढेरा के बारे में कुछ और भी अगर हम विशेषताओं के बारे में बात करें तो मोढेरा जो गांव है, ठीक है, इस गांव के बारे में, तो ये दुनिया का पहला ऐसा गांव था जो सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव था। ठीक है, तो पहला गांव, दुनिया का पहला गांव, ठीक है, सौर ऊर्जा से चलने वाला। ठीक है, सौर ऊर्जा से चलने वाला।
ठीक है। सौर ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला गांव कौन है? मोढेरा गांव है, जो कि कहां पे है दोस्तों? गुजरात का। और यहीं पे मंदिर है सूर्य देवता की, जिसको भीम प्रथम के द्वारा बनाया गया था, चालुक्य वंश के शासक। पुष्पावती नदी के किनारे। और ये जो मंदिर है, ये मोढेरा, ये एक तरीके से ध्यान रखेगा सोलंकी शैली का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। चूंकि हम बात करें यूनेस्को के बारे में, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है। तो इस संगठन के बारे में बात करें, जो कि यूनाइटेड नेशन का ये संगठन है, इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 16 नवंबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों पेरिस में है, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। महानिदेशक जो है यूनेस्को के वो है आंड्रे एजोल, जो है वो महानिदेशक हैं। और अगर हम इसके सदस्य मेंबर्स की बात करें तो 193 इसके मेंबर्स और 11 सहयोगी मेंबर्स, ठीक है, सपोर्टिव जो है मेंबर्स हैं। ये किन क्षेत्रों में कार्य करता है? बेसिकली जो इसको बनाया गया था वो दुनिया में जो है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में जो है अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति का निर्माण करने के उद्देश्य से बनाया गया था। किसके माध्यम से? शिक्षा का बढ़ावा देकर के, विज्ञान को बढ़ावा देकर के, संस्कृति को बढ़ावा देकर के, ठीक है, दुनिया में शांति लाने के लिए इस संस्था को बनाया गया था, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। संस्थाओं के बारे में ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड, क्या नाम है, कल्याणी फोरेस्टा, लॉन्च किया गया? ये ग्रीन स्टील ब्रांड है कल्याणी फोरेस्टा, और इसको देखिए लॉन्च किया गया है, जो मंत्री हैं वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस्पात मंत्री हैं ये। आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो स्टील मिनिस्टर है कौन दोस्तों? ज्योतिराज सिंधिया। इनके द्वारा नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फोरेस्टा, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है, इसको लॉन्च किया गया। इसको ग्रीन स्टील क्यों कहा गया है दोस्तों? क्योंकि जब इसका निर्माण हो रहा था तो किसी भी तरह का कार्बन का उत्सर्जन नहीं हुआ, ये बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली था, इसलिए इसको ग्रीन स्टील बॉन्ड करते हैं, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल इसका उत्पादन हुआ था। तो एक तरीके से ये अपनी तरह का पहला ये स्टील है, जो कि यहाँ पे कल्याणी समूह, जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों? ये पुणे स्थित स्टील कंपनी है कल्याणी समूह, उसके द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। कौन से एनर्जी का इस्तेमाल करके? तो रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल करके इस स्टील को बनाया गया था, जिससे कि किसी भी तरह के इसके बनाने के, इसके उत्पादन के दौरान पर्यावरण में किसी भी तरह का कार्बन का उत्सर्जन नहीं हुआ, यानी कि शून्य कार्बन फुटप्रिंट छोड़ा। इस वजह से इसे हम क्या कह रहे हैं? ग्रीन स्टील ब्रांड कह रहे हैं। ठीक है। स्टील का ग्रीन स्टील है ये। अगर हम देखें लगातार जो है सरकार इस्पात यानी कि स्टील को बढ़ावा देने का कार्य करे। देखिए इंडस्ट्री जब बढ़ेगी तो वहां पे ये सारी चीजें जरूरी है, और जब जब हम विकास की तरफ बढ़ेंगे तो स्टील हो गए, लोहे, इन सबों का हमें जरूरत पड़ेगी। इसलिए सरकार जो है ऐसे मेटल्स का, ऐसे चीजों का जो है लगातार क्या करी? उत्पादन कर रही है, उसको बढ़ावा दे रही है। ठीक है। लेकिन इसमें भी सरकार ये कोशिश करे कि इनके उत्पादन के दौरान हमारे पर्यावरण को किसी भी तरह की हानि, क्षति ना पहुंचे। इसके लिए बहुत ज्यादा ग्रीन जो है चीजों की तरफ, एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, और यहाँ पे हरित इस्पात को बढ़ावा देने का सरकार प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए सरकार के द्वारा ऐसी चीजों के लिए कि इस्पात उद्योग द्वारा जो है शुद्ध कार्बन उत्सर्जन प्राप्त हो, इसके लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय इस्पात नीति भी लागू की है। अगर हम बात करें दुनिया में जो है स्टील के उत्पादन में, ठीक है, स्टील प्रोडक्शन में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो भारत जो है स्टील प्रोडक्शन में दूसरे स्थान पे, इसने जापान को पीछे छोड़ा था। तो चाइना, ठीक है, स्टील प्रोडक्शन में लार्जेस्ट है, देन इंडिया है, ठीक है, देन जापान है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो स्टील प्रोडक्शन में चाइना, देन इंडिया, देन जापान। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन तो डायरेक्ट आ जाते हैं ऐसे प्रश्न तो आपके एग्जाम में, तो ये सब पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में किस मिशन ने प्लेटिनम आइकन जीता है? तो यहाँ पे देखिए एक प्लेटिनम आइकन जीता है, डिजिटल इंडिया अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और उसमें एक मिशन ने अपने क्रियान्वयन, अपने सफल क्रियान्वयन के लिए प्लेटिनम आइकन अवार्ड जीता है। और ये मिशन दोस्तों कौन है? तो इसका मिशन ये है स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक है, स्मार्ट सिटीज मिशन ने ये जीता है। आइए इसके बारे में बात करते हैं।
तो ये जो स्मार्ट सिटी मिशन है जिसका क्रियान्वयन किया गया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। ये स्मार्ट सिटी मिशन किस मंत्रालय के तहत कार्य करती है, तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत। इसने क्या किया है, इसे जो है इसने एक पहल चलाई थी, क्या नाम है दोस्तों, यहाँ पे डेटा स्मार्ट सिटीज एम्पावरिंग सिटीज थ्रू डेटा, ठीक है। ये पहल है किसकी, इस मिशन के तहत, डेटा स्मार्ट सिटीज एम्पावरिंग सिटीज थ्रू डेटा। इसके लिए इसको जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में आइकन प्लेटिनम आइकन इसे मिला है। किस श्रेणी के तहत, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डेटा शेयरिंग एंड यूज फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट श्रेणी के तहत। तो ध्यान रखिएगा स्मार्ट सिटी मिशन जिसको किसके द्वारा चलाया जाता है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत चलाया जाता है। और इस मिशन को जो है डेटा शेयरिंग एंड यूजर फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट श्रेणी के तहत कौन सा अवार्ड दिया गया है दोस्तों, डिजिटल इंडिया अवार्ड में प्लैटिनम आइकन मिला है। और इसकी किस पहल के लिए, तो डेटा स्मार्ट सिटीज एम्पावरिंग सिटीज थ्रू डेटा, ठीक है। अगर हम डेटा स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव की बात करें तो ये एक मौजूद, ठीक है, मजबूत डेटा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है जो कि शहरों में साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें इस अवार्ड के बारे में, डिजिटल इंडिया अवार्ड के बारे में, तो ये जो अवार्ड है वो क्षेत्र में विभिन्न सरकारी संस्थाओं के प्रयासों को सम्मानित करने के लिए वर्ष 2009 में स्थापित किया था। तो जितनी भी जो सरकारी संस्थाएं हैं उनमें जो है एक तरीके से डिजिटल क्षेत्र में जो इन संस्थाओं के द्वारा प्रयास किया गया है, ठीक है, उसको सम्मानित करने के लिए इस अवार्ड को स्थापित किया गया था। ये देखा जाए तो ये जो अवार्ड जो संचालन किया जाता है ये किस मंत्रालय के, तो यहाँ इस अवार्ड को, डिजिटल इंडिया अवार्ड को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक केंद्र है जिसका नाम है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इसके द्वारा जो है इस अवार्ड को संचालित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं, ठीक है, अगले प्रश्न की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो अभी एक सूचकांक यहाँ पे जो है एक यहाँ पे जारी किया गया इंडेक्स, राष्ट्रीय प्रगति सूचकांक, और उसमें सबसे शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जो केंद्र यहाँ पे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों वो है पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी जो है वो है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अभी हाल ही में देखा जाए सरकार ने जो है जितने भी देश के राज्य हैं, जो जिले हैं, उनके लिए एक सामाजिक प्रगति सूचकांक, ठीक है, जारी किया है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जारी किया गया केंद्र सरकार की ओर से, और इसे जारी जो किया जाता है, इस पूरे इंडेक्स को जो तैयार किया जाता है, जो आपका सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, वो जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है, ठीक है, आर्थिक सलाहकार परिषद ने प्रतिस्पर्धात्मक और सामाजिक प्रगति अनिवार्यता संस्थान के साथ मिलकर के इसको तैयार किया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये जो सामाजिक प्रगति सूचकांक है जिसको किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद और प्रतिस्पर्धात्मक और सामाजिक प्रगति अनिवार्य कौशल संस्था, इन लोगों ने मिलकर के इसको तैयार किया है। इसमें हम बात करें जो श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो राज्य रहे हैं, सबसे पहले हमें पुडुचेरी दिख रहा है, फिर लक्षद्वीप, फिर गोवा, ठीक है। ये सिचुएशन जो है क्रम से रहे हैं। जिलों की बात करें कि श्रेष्ठ कार्य प्रदर्शन करने वाले जो जिले हैं उसमें हिमाचल प्रदेश का शिमला और सोलन है, और मिजोरम का आइजोल। तो ये तीन जो है जिले जो श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले हैं, जिसमें से हमें 2 हिमाचल प्रदेश के दिख रहे हैं और 1 हमें मिजोरम का दिख रहा है। अगर हम देखें सबसे जो है खराब स्तर पे जिसका प्रदर्शन रहा है तो हमें झारखंड दिख रहा है। देखिए झारखंड का स्कोर है यहाँ पे 43.95। ये देखा जाए झारखंड किससे 36वें, सबसे जो है निचले स्तर पे झारखंड रहा है। फिर 35वें स्थान पे दोस्तों रहा है बिहार। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो स्कोर रहा है वो 49.16 रहा है, ठीक है, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में, और उत्तर प्रदेश का इसी स्कोर के साथ 31वां स्थान रहा है, ठीक है। लेकिन ये निम्न सामाजिक प्रगति की श्रेणी में रखा गया। तो यहाँ पे जो सोशल जो प्रोग्रेस है वो काफी निम्न स्तर पे है, क्योंकि यहाँ के लोगों का एक तरीके से कहते हैं ना, उनको प्रोग्रेस ही नहीं करना, उनको अपना दिमाग ही उल्टा सीधा जगह लगाना है, अपनी एनर्जी कहीं और ही लगाना है, उनको ऐसा ही मतलब मान के चलो भाई ये मेहनत ही नहीं करना है इनको। तो इनको सबसे निम्न सामाजिक प्रगति श्रेणी में रखा गया है, 31वां स्थान पे 49.16 स्कोर है। अगर हम बात करें ये जो सूचकांक जारी किया गया है इसके 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं और 12 घटकों के आधार पर शामिल किया गया। ये जो 3 आयाम है
तीन फैक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन सा भाई? मूलभूत मानवीय आवश्यकता है कि जो है लोगों की जो बेसिक नीड्स होती है, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान के भी अलावा बहुत सारी नीड्स होती है, जैसे कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट नीड क्या है? हमारे लिए हेल्थ, हमारी एजुकेशन। इन सब सेक्टर्स में राज्यों ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया, केंद्र शासित प्रदेश ने क्या प्रदर्शन किया, वो इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज क्या है? रहन सहन का आधार, हमारा जो वेल बींग है, हमारे रहने सहने का स्तर किस तरीके का है, इसके आधार पे। और अवसर, हमें देखिए अपने आगे बढ़ने के लिए, हमें अपने करियर बनाने के लिए, हमें अपने जीवन का निर्वहन करने के लिए हमें कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसे लेकर के ये निकाला जाता है। और उत्तर प्रदेश की स्थिति आप तो जान ही रहे, बेरोजगारी स्तर जिस तरीके का है, सरकार अपने धुन में है, बच्चे अपने धुन में है, कोई मतलब ही नहीं है ना। तो बड़ी दयनीय स्थिति है। अपॉर्चुनिटी की तो इस समय स्थिति दिख ही नहीं रहा है, लोग होड़ में लगे हुए हैं और गवर्नमेंट को बिल्कुल रिलैक्स, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी देखने को कितना है, इस तीन आधार पे इस सूचकांक को जारी किया जाता है। ये देखिए आपके सामने लिस्ट है जो शीर्ष रैंक वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए पुडुचेरी है जिसकी देखिए इंडेक्स में कितनी जो है स्कोर रहे थे 65.99 फर्स्ट पे, फिर लक्षद्वीप है, फिर गोवा है, फिर सिक्किम है, फिर मिजोरम है। ठीक है, ये जो है शीर्ष रैंक वाले राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश रहे। तो ध्यान रखिएगा इस प्रोग्रेस, इसमें देखिएगा आप, इसमें बल्कि मेंस के आंसर भी लिख सकते हैं कि ऐसी जो है ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए, अपने स्थिति को सुधारने के लिए एक राज्य स्तर पे क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, केंद्र को, राज्यों के लोगों के द्वारा क्या प्रयास किए जाते हैं, राज्यों की जो संस्थाएं, जो एनजीओज हैं, जो गैर जो है ये संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं, उनके द्वारा क्या प्रयास किया जा सकता है जिससे कि वहां के जो है लोगों का सोशियो प्रोग्रेस जो है वो काफी बढ़े। इस सब से आप विचार कर सकते हैं, मेंस का आंसर भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होती है ऐसी चीजें, विचार क्या करिए थोड़ा सा। ठीक है, आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस मंत्रालय ने देश का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च किया है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर पे डायरेक्ट आते हैं, यह है केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। बहुत हमें इन डेप्थ नहीं इसमें जाना है भैया। तो यहाँ पे ये जो मंत्रालय है केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री, ठीक है, कौन है भाई? नितिन गडकरी जी। इन्होंने जो है देश का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद, ठीक है, सिक्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इसे लॉन्च किया है। और ये जो लॉन्च किया गया, ये जो बॉन्ड बनाया गया है, ये किसके द्वारा दोस्तों? तो बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, ये इंपॉर्टेंट है, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, उसके द्वारा जो है इस बॉन्ड को जारी किया गया, ठीक है, जिसको लॉन्च किया गया दोस्तों किसके द्वारा? केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। अगर हम बॉन्ड की बात करें, जमानत बॉन्ड जो है बीमा प्रिंसिपल के लिए एक जोखिम हस्तांतरण उपकरण है जो ठेकेदार द्वारा अपने अनुबंध संबंधित दायित्वों को पूरा करने में विफल होने की स्थिति में उत्पन्न होने वाले नुकसान से प्रिंसिपल की रक्षा करता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ऐसे अगर अच्छा है कि अगर आपके पास देखा निवेश करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्षेत्र के विकास के लिए, तो बुनियादी ढांचा, ध्यान रखिएगा इस उत्पाद के साथ जो बुनियादी ढांचा है, जो सड़क परियोजना है, उनमें क्या होगा? गति मिलेगी। अगर देखिए किसी भी कारण से अगर ठेकेदार, देखिए ठेके लेकर के कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो सड़कों का निर्माण करते हैं ठेके पे लेकर के सारी चीजों का, अगर वो किसी कारणवश उनका किसी भी तरह से जोखिम में वो फंसते हैं, मतलब ये जो यहाँ पे इनका जो दायित्व है, उसका जो अनुबंध संबंधित दायित्व होता है, उससे संबंधित जोखिम में अगर वो फंसते तो काम भी रुकेगा। तो लेकिन ये क्या करेगा? इसकी वजह से उनका एक तरीके से काम जारी रहेगा। और दूसरा देखा जाए, अगर हमारी बुनियादी ढांचा और सड़क जैसी परियोजनाएं अगर रुकती हैं तो ये हमारे पूरे क्षेत्र को, आर्थिक सामाजिक विकास को क्या करती है? प्रभावित करती हैं। तो इसके साथ ही जितने भी ये जो बुनियादी ढांचा और सड़क परियोजनाएं, उनमें तेज गति से वो लागू की जा सकेंगी, और जो कि हमारे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किसे तीसरे आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ग्रास रूट का इनोवेशन फोरम में जो इंडिया जो पुरस्कार मिला है वो मिला है, ध्यान रखिएगा, शालिनी कुमार को। ठीक है, शालिनी कुमार को ये मिला है। आइए इनके बारे में देखते हैं। ये देखिए शालिनी कुमार बिहार की पटना की है और इन्होंने एक व्हील चेयर बनाया था। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो भारत की जो शालिनी कुमार है, इन्होंने तीसरे आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में ग्रास रूट इनोवेशन प्रतियोगिता में उनके जो इनोवेशन है उसके लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। इनोवेशन क्या है दोस्तों? मॉडिफायर वॉकर विथ एडजस्टेबल लेग्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से स्टेयर से उतरने पे भी ये जो वॉकर है, ठीक है, जो मॉडिफाई ऐसा किया गया है कि आराम से कहीं भी एडजस्ट हो सकता है इस वॉकर को लेकर के। तो इसका जो इन्होंने इन्वेंशन किया, इसके लिए इस पुरस्कार को इनको दिया गया है। ठीक है,
और ये प्रथम पुरस्कार मिला है कौन से फोरम में, यहाँ पे ग्रास रूट इनोवेशन प्रतियोगिता हुई थी, इसमें इन्होंने जीता है। अगर फोरम में बात करें, भारत से प्रथम पुरस्कार विजेता जो रही सुश्री शालिनी कुमार, ये बिहार पटना की निवासी हैं और इन्हें पहली बार नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा भारत से मान्यता दी गई। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारे 10 MCQ। और ध्यान रखिएगा, अब आते हैं हम अपने फैक्ट्स ऑफ द डे पे। और आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया दोस्तों। कब मनाया गया? 20 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, 20 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया। वही बात करें, फ्रांस के एक स्टार स्ट्राइकर हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ग्रहण किया है। संन्यास की घोषणा की किसने दोस्तों? तो करीम बेंजेमा। ध्यान रखिएगा, ये फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर है, फ्रांस से है ये। वही बात करें, अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस भी मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? 22 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, और काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स किलो के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में पदभार ग्रहण किया किसने? मेजर जनरल मोहित सेठ ने किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने देखा जो जीओसी का पदभार ग्रहण किया है किसके लिए? तो काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स किलो के लिए। और आज का हमारा लास्ट फैक्ट ऑफ द डे है कि नीदरलैंड के साथ भारत ने 11 विदेशी कार्यशाला परामर्श का आयोजन किया। कहां पे दोस्तों? नई दिल्ली में किया। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स के दौरान हम लोगों ने बहुत सारी चीजें भी डिस्कस किया, ना सिर्फ बल्कि 10 MCQ प्लस हम लोगों ने 5 फैक्ट्स ऑफ द डे और कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी डेली करंट अफेयर्स की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी डिकोड एग्जाम के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए लिंक को डाउनलोड करिए वहां से और अपनी जो है शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करिए, रिविजन करिए, अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगाइए। और हाँ, आप लोग ऑलरेडी जैसे देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जैसे हम बहुत सारा मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते हैं, मेरा ये स्वयं का मानना है कि आपका मोटिवेशन आपका इंटरनल होना चाहिए, ना कि आपके ऊपर एक्सटर्नल कोई चीज ऐसी बाहर से कोई चीज थोपी जाती है। और रही बात आप जिनको भी जैसे कि अभी शमशेर जी, आप खुद में इतने बड़े मोटिवेशन, आप तो मुझे मोटिवेट करते हैं, आप जिस तरीके से आंसर देते हैं ये मोटिवेशन ही तो है आपका। आपको क्या लगता है कि आप मोटिवेट नहीं है? आप डेली आप सेशन को फॉलो कर रहे हैं, आप डेली आंसर कर रहे हैं, आप दूसरे के लिए ही मोटिवेशनल है। खुद आप मोटिवेट कर रहे हैं, आप मुझे मोटिवेट करते हैं, आपको जरूरत ही नहीं है किसी भी मोटिवेशनल कोर्स की एंड ऑल की। आप बहुत अपने आप में एक एग्जांपल है जिनको दूसरे बच्चे प्रेरणा ले सकते हैं कि कोई इतना रेगुलर कैसे हो सकता है इतने समय से। तो आप अपने आप में बहुत मेहनत कर रहे हैं। और आप अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है, अगर आपका सच में टारगेट डिसाइड है कि मुझे ये करना है, और मैं सच बता रही हूँ, फिर आपको किसी मोटिवेशनल कोर्स की जरूरत नहीं होगी। आप अपने नियम से काम को करना शुरू कर देंगे। आपके अंदर खुद एक वो कहते हैं ना फायर रहेगा, एक वो आग रहेगी उस काम को करने की। आपको किसी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। और ध्यान रखिएगा, आपकी मोटिवेशन आपका इंटरनल होना चाहिए, वो आपके अंदर की आवाज होनी चाहिए जो आपकी निकलनी चाहिए। फिर देखिए, आपको कोई नहीं रोक सकता कुछ भी करने के लिए। लेकिन ये बाहर के जो कुछ लोग आते हैं मोटिवेशन फैक्ट, कुछ नहीं काम आता है, कुछ भी नहीं याद, सुनोगे 10 मिनट भूल जाओगे आप। लेकिन अगर आपने अपने लक्ष्य को सच में डिसाइड किया है कि आपको वो चीज करनी है, आप उससे अगर प्यार करते हो, सच में आप कर लोगे। ठीक है, और आप तो अपने आप में मोटिवेशन हो। बाकी मुझे पता है आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।